आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्रामीण विकास इस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रामीण विकास होता क्या है, इसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। ग्रामीण विकास को ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निम्न आय जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में संरचनात्मक परिवर्तन तथा उनके विकास की प्रक्रिया को संधिशील बनाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों के बीच गहन एकीकरण के साथ आर्थिक विकास, ग्रामीण गरीबों का आर्थिक विकास शामिल होता है। वास्तव में ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि किसानों की जीवन स्तर में सुधार की जाए। किसानों की प्रमुख समस्या कृषि साख एवं विपणन है। यदि उन्हें सस्ती साख सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो वह कृषि आगतों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होना भी अति आवश्यक है। संक्षेप में कहे तो ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन घटकों के विकास पर बल देना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कृषि साख। तो कृषि साख से आशय ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से है। भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए भी कृषि साख की आवश्यकता होती है। भारतीय किसान की वित्तीय आवश्यकताओं को निम्नलिखित 3 प्रकार की साख द्वारा पूरा किया जा सकता है, जिनमें पहला है अल्पकालीन साख। किसान को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता अपनी दैनिक कृषि संबंधी क्रियाओं जैसे बीज, कीटाणुनाशक दवाइयों आदि को खरीदने के लिए करनी पड़ती है। इन ऋणों को साधारणतः 15 महीनों की अवधि में लौटा दिया जाता है। दूसरा है मध्यकालीन साख। मध्यकालीन ऋण मशीनरी खरीदने, बाड़ लगवाने, कुआं खुदवाने और आदि कार्यों को करने के लिए किए जाते हैं। इन ऋणों को लौटाने की अवधि प्रायः 15 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है। तीसरा है दीर्घकालीन साख। दीर्घकालीन ऋण या तो अतिरिक्त भूमि खरीदने या मौजूदा भूमि पर स्थायी सुधार करने हेतु लिए जाते हैं। इन ऋणों को लौटाने की अवधि प्रायः 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की हो सकती है। इसके बाद कृषि साख के स्रोत। कृषि साख के स्रोत को 2 प्रमुख रूप से बांटा गया है, जिनमें पहला है गैर संस्थागत स्रोत। इसमें महाजन, व्यापारी, भूस्वामी आदि को शामिल किया जाता है। भारत में कृषि साख में गैर संस्थागत स्रोत का योगदान 51-52 में कुल साख का 93% था। यह कम होकर वर्तमान में 25% के आसपास रह गया है। इस प्रकार से कुल साख में गैर संस्थागत स्रोतों का योगदान कम हो रहा है, जो एक अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है। वास्तव में इसके अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण इनकी आसानी से उपलब्धता, गारंटी या साख की आवश्यकता नहीं, गैर उत्पादन कार्यों के लिए भी प्राप्ति, कानूनी औपचारिकताओं की अधिक आवश्यकता नहीं, संस्थागत संस्थाओं की लाल फीताशाही आदि होती है। दूसरा है संस्थागत स्रोत। इसमें आय के प्रमुख साख के प्रमुख स्रोत में सहकारी साख समितियां, प्राथमिक सहकारी साख समितियां, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद भारत में कृषि साख की समस्याओं में पहला है संस्थागत साख संस्थाओं की कमी।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने वाली संस्थाओं की कमी है, अतः यहाँ महाजन व साहूकार ही मुख्य रूप से ऋण प्रदान करने वाले स्रोत बने हुए हैं। दूसरा है ऊंची ब्याज दर। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो साहूकार व महाजन साख प्रदान करते हैं वे किसानों से ऊंची दर से ब्याज लेते हैं। तीसरा, ऋण आवश्यकतानुसार एवं उचित समय पर नहीं। किसानों को आवश्यकतानुसार एवं सही समय पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। चौथा है समन्वय का अभाव। भारत में कृषि साख संबंधी आपूर्ति करने वाली विभिन्न संस्थागत संस्थाओं के कार्य कलाओं में समन्वय का अभाव पाया जाता है। पांचवा है लंबी कागजी कार्यवाही। देश में किसानों को ऋण लेने के लिए अपने भूमि संबंधी कागजात से संबंधित लेख प्राप्त करके जमा करने होते हैं। इस कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देना होता है, अतः ऋण की वास्तविक लागत बढ़ जाती है। छठवां पॉइंट है समय एवं धन की हानि। देश में किसानों को ऋण प्राप्त करने में प्रायः अनेक बार वित्त संस्थाओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनमें समय तथा धन दोनों की हानि होती है। इसके बाद भारत में कृषि साख प्रणाली में सुधार के उपाय। इसमें पहला है संस्थागत साख का विस्तार। भारतीय किसानों को महाजन व साहूकारों के शोषण से मुक्ति प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत साख का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी वित्तीय संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि गांव के किसान इससे लाभान्वित हो सके। दूसरा है आसान शर्तों पर ऋण। तीसरा, ऋण का उत्पादकीय प्रयोग। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को प्रदत्त ऋण उत्पादकीय कार्यों में ही प्रयोग किए जाए और उनका अन्य कार्य जैसे विवाह, मृत्यु भोज आदि में प्रयोग न हो। चौथा, यथासंभव एवं आवश्यक मात्रा में ऋण की उपलब्धि। पांचवा, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में समन्वय और ऋण प्रणाली में एकरूपता। सभी वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य प्रणाली में एकरूपता तथा सरलीकरण करना आवश्यक है, ताकि अशिक्षित एवं ऋण लेने वाले किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके बाद अब हम आते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत किसान से उपभोक्ताओं को सीधे अथवा मध्यस्थों के माध्यम से कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, भंडारण, परिवहन तथा वितरण सभी बातें सम्मिलित की जाती है। इस तरह से कृषि विपणन वे है जहां कृषि सामान एवं कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय होता है तथा इनके सापेक्षिक मूल्य निर्धारित होते हैं। भारत में कृषि विपणन की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत इसे गांव में बिक्री, हाट या बाज़ार में इसकी बिक्री, मंडी या थोक बाज़ार में, सहकारी विपणन में और सरकारी खरीद के माध्यम से भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था की जाती है। तो कृषि विपणन व्यवस्था में जो दोष पाए जाते हैं उनमें है मध्यस्थों की अधिकता, भंडारण सुविधाओं का अभाव, श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण का अभाव, परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता, बाजार संबंधी सूचनाओं का अभाव, अनियंत्रित बाजारों में व्यापारिक दुराचारी, वित्तीय सुविधाओं का अभाव। इसके बाद भारत में कृषि का विविधीकरण। इसमें पहला है पशुपालन एवं डेयरी विकास। श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड की सफलता से भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा
एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम है जो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। अब तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को काफ़ी आर्थिक लाभ मिला है। इसी के अंतर्गत दूसरा है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन अर्थव्यवस्था के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र के रूप में उभरता जा रहा है। वर्तमान में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 5 अग्रणी देशों में है। मत्स्य पालन देश में मछली उत्पादन में तेज़ी से प्रगति हुई है। भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और एशिया में मछली पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसी में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन, कृषि विपणन रणनीति में हरित क्रांति के बाद विविधीकरण का अगला चरण पीली क्रांति के रूप में अपनाया गया। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने वाली इस पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया गया। 5वां है बागवानी को प्रोत्साहन। बागवानी के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी आदि को सम्मिलित किया जाता है। बागवानी फसलों के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई है। भारत वर्तमान में फलों एवं सब्जियों दोनों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सरकार ने प्रमुख बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों की भी स्थापना की है। इसके बाद है 6वां बागान फसलों को बढ़ावा। बागानी क्षेत्र के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान आते हैं। चाय भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यहाँ विश्व के उत्पादन का 27% उत्पादन और विश्व व्यापार का 13% व्यापार होता है। कॉफ़ी योजना अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में बागानी फसलों में कॉफ़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉफ़ी विश्व उत्पादन में भारत का योगदान 4% है, लेकिन भारतीय कॉफ़ी विशेष रूप से भारतीय रोबास्टा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। प्राकृतिक रबड़ रबड़ की खेती दक्षिणी भारत में होती है। केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत का रबड़ के उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है। देश की प्राकृतिक रबड़ की 97% मांग घरेलू उत्पादन से ही पूरी की जाती है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।